Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 18 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बजट के बारे में। लेकिन आज मैं टिक नहीं करूंगा, रीजन उसके पीछे चलो मैं टिक कर देता हूँ। बट मुझे पता है आज ये पूरा टॉपिक नहीं हो पाए क्योंकि अपने अपने बहुत बड़ा टॉपिक है। अराउंड 2 से 3 सेशंस लग जाएंगे इस वाले सेक्शन को मुझे डिटेल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस बुक से अगर हम सीधा पढ़ेंगे तो हमें उतनी अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैंने क्या किया इसके नोट्स बना रखे अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको वो हैंड रिटन नोट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी वो नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स इजी है, या फिर आप सीधा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हैं वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। चलो मैं पहले एक मिनट बुक को साइड कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट बजट ये क्या होता है। गवर्नमेंट बजट मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसके थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं मैं, एक मिनट ना। चलिए गवर्नमेंट बजट क्या होता है, देखिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ नोट्स आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ जाएगी। देखो क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ कि ये हम 4 लोग हैं। ठीक है, ये हम 4 लोग हैं और हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर्स हैं। लेट सपोज हमारी फैमिली में एक अर्निंग मेंबर है जो है हमारे पापा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें घर में क्या करना है कि आगे के फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि जैसे लेट सपोज कि 1 अप्रैल 2022 चल रही है और 31 मार्च 2023 तक के हमें, यानी इस पूरे 1 साल की हमें प्लानिंग करनी है। हमने देखा कि यहाँ पर ये जो मेरा छोटा भाई है ये लेट सपोज कि अभी ये क्लास 12th के अंदर है, ये क्लास 12th के अंदर है। ये आगे जाके जब क्लास 12th करेगा तो ये अपने कॉलेज वगैरह में जाएगा, तो कॉलेज में है तो कॉलेज में क्या लगेगी, उसकी फीस लगेगी। अब ये हूं मैं, मान लो अब मैं क्या करूं, मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे ना अभी आगे चल के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ पैसों की यानी फाइनेंस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो पापा ने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब पापा ने देख लिया कि पापा जितनी भी सैलरी यानी इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें से इन 2 लोगों पर बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा खर्चा आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर घर के अंदर कोई भी साज सजावट वाला सामान आ रहा है तो उस पर पापा लोग खर्चे क्या कर देंगे, कम कर देंगे और हमारे ऊपर खर्चे को बढ़ा देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। यानी यहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है और हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं अगले 1 साल की। तो जब हम अपने घर में छोटे से मेंबर हैं यानी कम मेंबर है तो भी हम ऐसी प्लानिंग करते हैं, तो सोच के देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 135 करोड़ की आबादी है देश में। कितनी है? 135 करोड़ की आबादी है। नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ लोगों को सही चलाने के लिए इनके पूरे मंत्रिमंडल के अंदर ये प्लानिंग होगी नहीं होगी, अगले 1 साल के अंदर हम पैसा कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। अब वो जो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं यार ना, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, कभी बीती हुई चीजों के लिए प्लानिंग नहीं होती यार। हाँ ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर की प्लानिंग गवर्नमेंट के हिसाब से की जाती है एंड दैट इज कॉल्ड बी आ गवर्नमेंट बजट। हम उसी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या चीजें देखती है? ये 2 चीजें देखती है। सबसे पहले आती है, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो मैं दोनों जो एस्टिमेटेड वर्ड यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? एस्टिमेटेड। गवर्नमेंट देखती है इसको फ्यूचर में एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी पैसा कितना आने वाला है और उससे वो कितना पैसा खर्च करेगी, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये उसको वो पहले फ्यूचर में प्रिडिक्ट करके रखती है ताकि फ्यूचर उसका सिक्योर हो पाए, यानी जो देश का फ्यूचर है, देश का जो भविष्य है उसको वो सिक्योर कर सके। और इसी डेटा को हम अपने पास नाम देते हैं गवर्नमेंट बजट का। क्योंकि आप देख लो जब आप माइक्रो लेवल पे हो यानी सिर्फ आप अपनी सोच रहे हो तो भी आप बजट बना रहे हो, तो देश यानी जब मैक्रो लेवल की बात करेंगे तो क्या हम बजट नहीं बनाएंगे? यस सर, डेफिनेटली हम बजट बनाएंगे और इसी को हम बजट बोलते हैं। तो सर अगर हम बजट की डेफिनेशन निकाले तो क्या निकालेंगे? तो हम कहेंगे बजट जो है वो एक एस्टिमेटेड डेटा होता है। क्या होता है? एक एस्टिमेटेड डेटा होता है जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं जो आने वाले गए नहीं या चल रहा है उसकी बात नहीं, आने वाले 1 साल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और उसी पूरे हम एनालिसिस को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, जो साल में एक बार बनाया जाता है आने वाले साल के लिए। बोलो क्लियर हुआ? ये सर, अब हम इससे पढ़ते हैं, आपको अब समझ आएगा। तो बजट क्या होती है? बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट होती है जहां पर हम सारे के सारे एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। फिर से रिपीट करो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जहां पर एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट किया जाता है जो अपकमिंग आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अच्छा अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये लो छुपा दिया, अब मैं बोलता हूँ जरा बताना गवर्नमेंट बजट क्या होता है? क्या बोलोगे? सर गवर्नमेंट बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट होती है जो कि
एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स को दिखाती है, वो भी आने वाले साल के अंदर, यानी जो आने वाला साल है उसके अंदर जो जो चीज़ होती है वो यहाँ पर बताई जाती है, जिससे गवर्नमेंट की जितनी अच्छी प्लानिंग होगी फ्यूचर में जब हम काम करेंगे तो एग्जीक्यूशन पे टाइम जाएगा, ना कि प्लानिंग में हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी ये फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या कैलेंडर ईयर होता है? नहीं, कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 जन से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो सर जो गवर्नमेंट बजट होता है वो कैलेंडर ईयर पर बेस्ड होता है, फाइनेंशियल ईयर पे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर। तो क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट बजट होता है इसको कौन बनाता है? पहली बात तो इसको पूरा एक मंत्रिमंडल बनाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे आईएएस हो गए, कई सारे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, ये लोग मिलकर बजट बनाते हैं, जिनको फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज होती है। जो आईएफएस वगैरह होते हैं ये लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन इसको पेश करने की यानी प्रेजेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। और अभी हमारे एट प्रेजेंट में, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो है निर्मला सीतारमण जी। तो हर साल जो गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया जाता है। बोलो क्लियर हो? ये सर। अच्छा, गवर्नमेंट बजट जो होता है वो तीनों लेवल पे बनाया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे। लेकिन हम जो बात करें वो सेंट्रल लेवल की बजट की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल पे बनाए गए बजट को हम सेंट्रल बजट भी बोल सकते हैं और यूनियन बजट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल बजट भी बोल सकते हैं और यूनियन बजट भी हम बोल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, इस बजट के अंदर हम एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को लिखते हैं, जो कि फ्यूचर में आने वाले प्लान्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो बजट होता है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और ये हमेशा ज्यादातर, पहले क्या होता था ना कि अगर मैं बात करूं मोदी जी के आने से पहले जो बजट होता था वो 28 या फिर 29 फेब को पेश किया जाता था। वो भी कब से स्टार्ट होता था, 1 अप्रैल से, यानी 1 महीने का टाइम मिलता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, यानी 2014 के बाद से ऐसा ट्रेंड देखा गया कि 1 फेब या 2 फेब को ही बजट को पेश कर जाता है। इससे फरवरी मंथ और मार्च मंथ 2 महीने पूरे पूरे मिल जाते हैं। तो वैसी कोई डेट प्रेस्क्राइब नहीं है, बट आप मान लो फरवरी मंथ में बजट को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल क्लियर हुआ। चलो दोबारा से आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीजों को तुरंत के तुरंत लर्न करवा दूं। ठीक है, तो दोबारा बताओ मुझे, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सर गवर्नमेंट बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट आने वाले साल के अंदर कितना खर्चा करने वाली है और कहां कहां से उसको पैसा आने वाला है, वो सारा डेटा वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, और उसी रिकॉर्ड मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। वेरी गुड। गवर्नमेंट बजट के लिए जो ईयर होता है वो कौन सा होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट बजट को कौन पेश करता है? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेश करते हैं, जो कि अभी फिलहाल के अंदर हमारी निर्मला सीतारमण जी है। यहाँ पर जो हम बजट को पेश करते हैं वो सभी लेवल पे करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब तरीके से यहाँ पर बजट को पेश किया जाता है। यहाँ इस बजट के अंदर क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट्स होती है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, यानी भविष्य में कितना खर्चा होने वाला है, भविष्य में सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है, इसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर रखा जाता है, और ताकि हम फ्यूचर में अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए, इन सब ऑब्जेक्टिव से ये सारी चीजें की जाती हैं। भारत में जो बजट पेश किया जाता है उसको पहले आप लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाते हो, इसके बाद ये क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाके उसकी असेंट लेकर तब ये जो बिल होता है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। जनरली हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस बिल होता है वो 1 फेब को लॉन्च किया जाता है, बट पहले कभी ये ट्रेंडिंग में था लास्ट डे ऑफ फरवरी का। बस इतना पड़ा। अच्छा, ये जो हमारा बजट वाला कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश लोग राज करते थे ना, ये तब से ओरिजिनेट हुआ, यानी उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें ये चीजें सिखाई हैं कि बजट के रिगार्डिंग, कि जो बजट होता है वो क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें। तो ये जो हमारी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इस चीज के कॉन्सेप्ट को रखा। जानते हो क्या था? आप जानते हो पहले हमारे पर ब्रिटिश लोग वगैरह राज करते थे, तो ब्रिटिश वगैरह क्या करते थे कि इंडिया में फ्यूचर में क्या करना है तो वो पहले से प्लान करके रखते थे। तो जब वो लोग चले गए तो हमने भी सेम कॉन्सेप्ट को इंडिया पर लगाना शुरू कर दिया, और हमें भी लगा कि अगर हम फ्यूचर के पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि उस टाइम पर जब हम काम करने बैठेंगे तो प्लानिंग अगर हमारे पास पहले से है तो फिर हमारा जो टाइम और जो एनर्जी है वो एग्जीक्यूशन पर जाएगी, ना कि प्लानिंग पर। समझ लो ना बात को? तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, द वर्ल्ड
हैज इट्स ओरिजिन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज ऑफ प्रिपेयरिंग सच सेटलमेंट वे बैक इन द मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाया गया था। और जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसको बोलते हैं बैग्यूट, जिसका मतलब होता है लेदर का बैग, और वहां से हमने इस बजट के वर्ड को यहाँ पर लिया। पहले यहाँ तो हमारे पास जो बजट पेश होता था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट के पेपर को लेकर जाती थी तो रेड कलर के ब्रीफ केस में लेकर जाती थी। बट आजकल पिछले 2 सालों से निर्मला सीतारमण उस ब्रीफ केस वाली प्रथा को छोड़कर अब वो टैबलेट लेकर जाती हैं, क्योंकि टैबलेट लेकर जाना भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है कि अब गवर्नमेंट कितनी मॉडर्नाइज हो गई है। देखो पहले जो चीजें बजट पेपर में आती थी, जिससे ट्री वगैरह काट कर पेपर बनाए जाते थे, अब वो चीजें टैबलेट में यानी पीडीएफ फॉर्म में लेकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक मैसेज जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हम जो चीजों को क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अपने क्या कर रहे हैं, बजट को पेश कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये जो बजट वर्ड है ये बैग्यूड वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेदर का बैग। बोलो क्लियर हो? अरे यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। इसका अगर हम बात करें क्या हमारे भारत के संविधान में क्या इसके बारे में कुछ दे रखा है? यस दोस्तों, भारत के संविधान में भी इसके बारे में दे रखा है। तो वही लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन एंड आर्टिकल 112 फॉर सच अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड बी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर ये दे रखा है कि इस डॉक्यूमेंट को जो भारत में एक साल में एक बार बनाया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के सारे एस्टिमेटेड रिसीट और सारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को लिखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपने पास, बजट बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बजट क्या होता है तो आंसर दे दोगे? यस सर, बिल्कुल दे देंगे। क्या दोगे बताओ? सर बजट का हम आंसर देंगे, बजट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एक साल की गवर्नमेंट के साल भर के डेटा, यानी जिसमें साल भर का एस्टिमेटेड रिसीट और साल भर के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है, जिससे फ्यूचर के अंदर काम करने में आसानी हो गवर्नमेंट को, वो किया जाता है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको पेश करती है, जो कि सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी लेवल पर आधारित होता है, जिसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट को लिखा जाता है। और ये हर साल 1 फेब या 2 फेब को लॉन्च किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगर आपको इतनी चीजें अच्छे से लर्न होगी तो समझो कि आपको चैप्टर अब आपकी ग्रिप में आना शुरू हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो कोई भी काम अगर आप करते हो तो सोच समझ के करते हो, उसके पीछे रीजन होगा तभी आप कुछ कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप खाली टाइम पास कर रहे हो बैठ के, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। तो कोई ना कोई रीजन होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से भारत सरकार को जो गवर्नमेंट बजट है वो प्रिपेयर करना पड़ जाता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी आपको मुझे समझाना है पॉइंट नंबर 1, दैट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो समझो ये क्या होता है। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है, जैसे लेट सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है, इस बार हमारे पास आने वाले साल के अंदर, लेट सपोज मैं कहता हूँ 2022 से 23 का बजट आने वाला है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि इस बजट के अंदर हम क्या करेंगे, हमने अपना एक एस्टिमेट कर लिया कि हमारे पास लेट सपोज 15 लाख करोड़ रुपए हैं, ठीक है, ये हमारा बजट है। अब इस 15 लाख करोड़ को हमें क्या करना है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। गवर्नमेंट ने देखा कि कोविड-19 के केस के अंदर स्कूल्स वगैरह बहुत सारा बंद रहे, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब लेकिन एजुकेशन सेक्टर जो है अभी हमें उसमें पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे में क्या हमें स्कूल्स वगैरह नए नए खोलने की जरूरत है, या हमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कोई इस टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जरूरत है? नहीं है। तो इस बार मान के चलो भारत सरकार ने इसके ऊपर सिर्फ जो बजट बनाया वो कितने का बनाया, 100 करोड़ का। वैसे हर साल बजट बनता है लेट सपोज 500 करोड़ का, 5000 करोड़ का, लेकिन इस बार 100 करोड़ का बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अभी कोविड चल रहा है तो स्कूल्स वाला में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थोड़ी कम हो रही है, तो इस वजह से बजट थोड़ा कम रखा। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से बजट हमेशा अप डाउन होता रहता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का देखो इस 15,000 करोड़, 15,000 जो 15 लाख करोड़ है, इसमें से हम चाहते हैं किसानों के लिए, फार्मर के लिए कुछ करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर फार्मर जो है ना, फार्म बिल को लेकर बड़ा नाराज सा चल रहा है। पिछले 3 फार्म बिल में फार्मर बहुत सारे अपने प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार फार्मर के प्रोविजन को बढ़ा देते हैं, फार्मर को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बांधते हैं, फार्मर को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, एमएसपी देते हैं, उसके रेट को बढ़ा देते हैं। देखो अगर हम एमएसपी ज्यादा देंगे फार्मर को तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट का खर्चा होगा, तो इस वजह से गवर्नमेंट को बजट थोड़ा बड़ा बनाना
पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा, हम कहते हैं कि फार्मर के लिए इस बार 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ फार्मर के नाम कर दो, यानी हम इस 1 लाख करोड़ को फार्मर को एज अ सब्सिडी के रूप में, एज अ एमएसपी के रूप में उनको क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। इस तरह से गवर्नमेंट का, जैसे पेगासुस सॉफ्टवेयर है, जो लोग हमारे हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज देख रहे हैं उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जो जासूसी का सॉफ्टवेयर है पेगासुस सॉफ्टवेयर, जो कि इजराइल की कंपनी ने बनाया, अब वो उससे क्या करिए, जासूसी करिए इंडिया के पॉलिटिशियंस पे, इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर। तो पेगासुस को लेकर हमें अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह लेकर आनी पड़ेंगी ताकि ऐसे सॉफ्टवेयर से हम काउंटर कर पाए। तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, क्योंकि अभी हमें टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, ड्रोन्स वगैरह इन सब की जरूरत है, तो हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर 5 लाख करोड़ रुपीज क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट अपने पास जितना पैसा होता है उसका क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि किस सेगमेंट में कितना करना है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे हमारे हॉस्पिटल जो है वो कोलैप्स हो गए थे, आपको याद होगा कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर इंडिया की हालत इतनी ज्यादा बुरी हुई थी सेकंड में कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से डूब चुके थे, उनके पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा बनवाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल के ऊपर लेट सपोज उन्होंने कहा हम 8 लाख करोड़ रुपए क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, चीजों को एलोकेट किया, यानी अपने टोटल पैसों को देख रहे हो किस तरह से उन्होंने क्या किया, एलोकेट किया। अगर गवर्नमेंट आने वाले साल के अंदर क्या करने वाली है उसके बारे में पहले से प्रिडिक्शंस लगा लेगी, तो अब ऐसे में हमें जब काम करने का नौबत आएगी तो काम करेंगे, ना कि हम सोचेंगे, सोचने का टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बी आर री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको वो पहले ही इस तरीके से बांट दे कि सोसाइटी के हर सेक्शन को उसके लेवल पे क्या पहुंचे, फायदा पहुंचता रहे। एंड दिस इज कॉल्ड बी आर री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलो क्लियर हुआ? देखिए ये अब आपका गवर्नमेंट बजट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जरूरत पड़ने पर टैक्स के कंसेशन यानी सब्सिडीज वगैरह दे देती है, और इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से काम किया जाता है ताकि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचे। अच्छा देखो, ये जो मैंने अभी बजट बनाया, लेट सपोज ये मैंने बजट बनाया सन 2022-23 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जब हमारा बजट आया था सन 2018 के अंदर, 2018-19 के अंदर तो कोई कोविड-19 नहीं था ना, तब एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट हमने बनाया था 5000 करोड़ का। फार्मर पर ज्यादा इश्यूज नहीं थे तो फार्मर का बजट बना था 8000 करोड़ का। टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी तो 1 लाख करोड़ का। और हॉस्पिटल के लिए उन दिनों पर हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं था तो हमने 1.5 लाख करोड़ का बजट बनाया। तो इस तरह से बजट के अमाउंट को अप डाउन किया जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अभी सिचुएशन में जरूरत किस चीज की है। अभी एजुकेशन सेक्टर में कंस्ट्रक्शन की कम है तो हमने एजुकेशन सेक्टर बजट थोड़ा कम कर दिया। हॉस्पिटलों की ज्यादा है तो हॉस्पिटल का बजट देखो 1.5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया, 8 लाख कर दिया। टेक्नोलॉजी का भी देखो हमने बढ़ा दिया, किसानों को भी हमने बढ़ा दिया। ये पूरी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जिस टाइम ये बजट बनाया जा रहा है आने वाले साल में, उस टाइम पर सिचुएशन क्या चल रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के अमाउंट को अप डाउन करती रहती है। कुल मिला के गवर्नमेंट यही चाहती है सोसाइटी के अंदर क्या रहे, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज होती रहे, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो करती क्या है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है जिसका नाम है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। इस पॉइंट को समझना क्या है, ये इनकम एंड वेल्थ एक ग्राफ के थ्रू समझो। ये ग्राफ है, इसके अंदर अमीर लोग ये रहे जिनकी संपत्ति इतनी ज़्यादा है, मैंने उनका एक ग्राफ बना दिया। ये देखो, ये उनकी संपत्ति है, देख रहे हो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। इसके बाद यहाँ पर है ये गरीब लोग, छोटे छोटे लोग, ये देखो ये छोटे छोटे लोग हैं, गरीब जनता। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा है, हम एक टैक्स का स्लैब रेट रखेंगे, ये रहा, ये है। इस लेवल के ऊपर जितने भी इनकम है वो सब आपसे टैक्स के रूप में ले ली जाएगी। इस लाइन के ऊपर जिसकी भी जितनी इनकम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स के रूप में ले लेगी। और ये टैक्स के रूप में जब गवर्नमेंट लेगी तो ये गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे टैक्स ले लेगी, और यही गवर्नमेंट इनको सब्सिडी के रूप में दे देगी ताकि इनका इनकम का लेवल बढ़ जाए, इनकी घर बड़े बड़े हो जाए। ये देखो इनकम का लेवल बढ़ जाए। तो जो अभी तक ये बड़े थे ये छोटे थे, अब इनको बराबरी पर ले आए, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी को दूर करना, इनकम इनइक्वालिटी को दूर करना। तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है, रिच पीपल से टैक्सेस को ज्यादा लेती है और पुअर पीपल को सब्सिडी के रूप में वो चीजें दे देती है। आई बात समझे? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट बजट बनाया था तो इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा इनकम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पॉइंट समझो क्या होता है, इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखना। चलो, इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलता है, जैसे हम जानते हैं हमारे पास एक्सेस डिमांड होती है। क्या होती है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पर लोगों के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई कम होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है भैया अगर इतनी ज्यादा डिमांड होगी इतना तो प्रोडक्ट भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ऐसे केस में क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, सीआरआर रेट बढ़ा देती है, एसएलआर रेट वगैरह बढ़ा देती है। ये सारी चीजें की जाती है गवर्नमेंट बजट के अंदर, समझो। इसी तरह से एक होती है आपकी क्या, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है। यानी प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, यानी लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, सीआरआर रेट कम कर देती है, एसएलआर रेट कम कर देती है, बैंक में एफडी की रेट बढ़ा देती है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास पैसा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है ताकि इकोनॉमी में क्या नहीं रहे, स्टेबिलिटी। वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है, डेफिसिट डिमांड चल रही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी क्या करती है, रूट प्लान करके चलती है ताकि बजट के अंदर इकोनॉमी में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि जब भी बजट बनाया जाता है तो उसमें इस तरीके से बजट बनाया जाता है कि जितनी भी पब्लिक यूनिट्स हैं, जैसे रेलवेज है, एजुकेशन सेक्टर्स है, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब क्या है, हमारे गवर्नमेंट के ही पार्ट है। तो इनको किस तरीके से मैनेज करें वो सारी की सारी बातें गवर्नमेंट बजट के अंदर डिसाइड कर दी जाती है। और इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ लेकर आना है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। बोलो क्लियर हुआ? ये सर डेफिनेटली क्लियर हुआ। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट बजट के। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो चीजें थी हमारी बजट से रिलेटेड, ये मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। तो आज के सेशन में ना अभी इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। जो चीजें जितनी जितनी मुझे कराने लायक लग रही है, मैं एक सेशन में उतनी चीजें कराऊंगा, एकदम से सारी चीज नहीं कराऊंगी, पता चले कि आपके दिमाग से ऑल क्लियर होती जा रही है। मुझे क्लियर करनी है, ऑल क्लियर नहीं करवाना। ऑल क्लियर मतलब सर के ऊपर से निकल जाना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर की वीडियोस देखते रहा करो। हमारे दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स नाम है उसका, इसी का दूसरा भाई है, समझ लो, ठीक है। चलिए, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।